इसी तरह जब वो अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो अब क्या है, बहुओं के साथ यूजुअली हमारे जो कल्चर्स हैं उनमें क्या होता है, उनको फिर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। टिपिकली क्या होता है कि जो मदर इन लॉज होती हैं वो अपने बेटे को कंट्रोल नहीं ना करें, क्योंकि बेटे ने तो बता दिया कि मैं अब आज़ाद हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं ठीक है आपका ख्याल भी रखूंगा लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी है। वो क्या करती हैं कि वो बहू के ज़रिए आती हैं अब उस कंट्रोल के साथ। अब वो बहू को सारी डिक्टेशन देती हैं, बहू को कहती हैं इसको ऐसे डील करो, इसको ऐसे डील करो। बहू यंग बच्ची होती है, उसको समझ ही नहीं आती, वो उनकी बातें मानना शुरू कर देती है। जब वो उनकी बातें मानती है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट अपने हस्बैंड के साथ शुरू हो जाता है। हस्बैंड फिर ज़रा वालदा के पास आना शुरू होता है कि अच्छा जी मेरी अम्मा, वो जहाँ मेरा एक कंफर्ट जोन था। और माँ जो है वो बेचारी अपने क्योंकि इमोशंस की वजह से इनसिक्योर होती है, वो बड़ी खुश होती है कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ रहा है, और वो उस गेम को ज़्यादा खेलना शुरू कर देती है। और बाद में जब जो बहू है वो भी थोड़ी प्रो हो जाती है तो वो भी क्या करती है, वो अपनी गेम चलाना शुरू कर देती है कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे अपने साथ इंगेज रखूं। दामाद के लिए एक और सीन होता है। दामाद के लिए क्या, दामाद को हमारे कल्चर्स में बेतहाशा प्रोटोकॉल देना है, ठीक है, और उसको बताना है कि भाई तुम्हारी तो वाह वाह है और तुम तो बहुत चीज़ हो। और कभी कभी अपनी बेटियों को लेट डाउन करना होता है उसमें, या कभी कभी अपनी बेटियों की एक्सेसिवली तारीफ़ें करनी होती हैं। तो आप सोचें कि ये वाले जो डायनेमिक्स होते हैं ये भी हर वक्त स्ट्रेस जो है वो ऐड करते रहते हैं। आजकल ऐसी भी मदर इन लॉज हैं जो परेशान होकर सोचती रहती हैं कि अच्छा बहू को कितनी स्पेस देनी है। दामाद के लिए तो फिर भी प्रोटोकॉल चलता है ना, बहू के लिए सोचा जाता है कि उसको कितनी स्पेस देनी है, उसको कितनी अपनी मर्जी करने देनी है, और ये कि किस बात पे टोकना है, किस बात पे उसे कुछ कहना है। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो या मुझे लग रहा है कि उसको बच्चे इस तरह नहीं पालने चाहिए, ये काम ऐसे नहीं करने चाहिए, तो क्या मैं उसको कुछ कहूँ? नहीं, उसको फिर नहीं ये बात समझ आती। और पांचवा जो फैक्टर होता है जो एम्प्टी नेस्टिंग सिंड्रोम में आता है वो है पेरेंटिंग एंजाइटी। यानी बच्चे तो चले गए हैं लेकिन आपने नहीं लेट गो किया, क्योंकि आपने पहले बच्चे को पॉटी ट्रेन किया, कपड़े पहनने सिखाए, खाना खाना सिखाया, पढ़ाई करनी सिखाई, और इतने हर मौके पे बच्चा आपसे मशवरा लेता रहा, आप उसे बताते रहे ये तुमने पढ़ना है, ये काम करना है। तो आपने सिंपल बेसिक नीड से आप बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के सपोर्टिव रोल में गए में। अब सडनली समझें कि वो एकदम से वो सिलसिला ख़त्म हो गया। तो ये जो रियलाइजेशन होती है कि अब जो जो कुछ भी मैंने अपने बच्चे के लिए किया वो उसको कंप्लीट सेल्फ रिलायंस की तरफ ले गया है। चाहते हम यही थे कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारा बच्चा खुद से अपनी ज़िंदगी को हैंडल करना शुरू कर दे, लेकिन ये पेरेंट्स को एंजाइटी देना शुरू कर देता है। क्यों? इसलिए कि वालिदैन होने के नाते वो परेशान तो उसके लिए रहेंगे, फ़िक्रें तो उनको आएंगी, लेकिन वो जब फ़िक्रें आएंगी तो बच्चा बच्चा हेल्प के लिए नहीं इतनी कॉल करेगा, आप ज़्यादा परेशान होंगे। मुझे खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि मेरा एक बेटा जो है वो, मैं इस्लामाबाद में होती हूँ और एक बेटा मेरा कराची में है, तो अगर वो मुझे ज़रा सी भी कोई बात बता देता है कि ये हो गया, या मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ ऐसी बात है, तो मेरा पैनिक बटन प्रेस हो जाता है और मैं 6 लोगों को वहाँ पे किसी ना किसी तरह इंगेज कर देती हूँ। अच्छा तुम इस हॉस्पिटल जाओ, अच्छा तुम ये काम ऐसे करो, अच्छा तुम इससे बात करो, अच्छा तुम इससे हेल्प ले लो। और कभी कभी वो मुझे कहते हैं अम्मा आप परेशान क्यों हो रही हैं, मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन वो क्योंकि आपको आदत होती है कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हर वक्त जा रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी कोई ना कोई स्टेप्स ले लेते हैं। तो बात यह है कि इस सिंड्रोम को ठीक करने के लिए कोई मैजिक पिल नहीं है। इसके लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स लेने होंगे, मल्टीपल एक्शंस पे जाना होगा, प्लानिंग करनी होगी, अपने आप को तैयार करना होगा। और अप्रोच क्या रखनी होगी? अप्रोच ये होगी कि हमने जो हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं उससे हमने सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। अगर हम मसाइल की बात करते रहेंगे तो मसाइल तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। हम रोने रोते रहें, हम परेशान होते रहें, हम अपने बारे में सोचते रहें, अपने बच्चों के, अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचते रहें, हमें डेफिनेटली इससे कोप करना सीखना होगा। जो गलत बिहेवियर्स हमारे अंदर आ रहे हैं उनसे लड़ना सीखना होगा और अपनी ग्रोथ पे जाना होगा। यानी हम ऐसे लोग नज़र आएं जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, हमारे पास चॉइसेस भी हैं। हम ऐसे लोग नज़र आएं कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रक्चर है, हमारी ऐसी कम्युनिटी बन जाए जहाँ हम बैठकर बात कर सकें, और जहाँ हम बात करें वहाँ पे उन लोगों को समझ भी आए कि हो क्या रहा है हमारी ज़िंदगी में, और हमें मशवरा भी देना आए। यानी हम अपने लिए भी समझें और हम बाकी लोगों के लिए भी समझें। तो ये 5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं: लॉस ऑफ पर्पस आइडेंटिटी, लॉस ऑफ कंट्रोल, इमोशनल टोल और मैरिटल स्ट्रेस,
और पेरेंटिंग एंजाइटी, और इनका जवाब आपको आना चाहिए कि करना क्या है, वो मैं आज आपको सिखाने लगी हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे बात हुई कि लॉस ऑफ पर्पस और आइडेंटिटी है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपने अपने लिए रीडिफाइन करना है अपना मकसद हयात। यानी वो जो एक मकसद हयात आपने शुरू से रखा है वो तो स्टैंडर्ड आपके साथ रहेगा ना, अल्लाह को राज़ी करना, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ठीक। लेकिन उसके लिए जो वो स्टेप्स होंगे कि आपने वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है, किन स्टेप्स के साथ आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वहाँ पर आपने अपना रोल जो है ना वो सही प्ले करना है। और वो कैसे होगा, आपने अपने आप से पूछना है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात थी, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, मैं बहुत टैलेंटेड थी, तो अपने आप को पहले तो ना डेली बता दिया करें, मुबारकबाद दिया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपसे अपने बच्चों की ग्रोथ में बहुत कुछ करवा लिया और अल्लाह ताला ने आपको इस स्टेज तक पहुंचा दिया कि आप देख रही हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, शादियां उनकी हो रही हैं, बच्चे उनके हो रहे हैं, आपकी नस्लें आगे चल रही हैं, और आप अपने आप को बताएं कि यहाँ पे मेरा पेरेंटिंग पर्पस ना वो पीछे नहीं रहा। आप अपने आप को बताएं कि बस मेरा रोल चेंज हो गया, और जब रोल चेंज हो जाएगा तो फिर मैंने क्या करना है, अब मेरा टाइम और एफर्ट बच्चों को पालने पे नहीं लगेगी, अब मेरा टाइम और एफर्ट किस चीज़ पे लगेगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में पर्सनल सेटिस्फेक्शन लेकर आऊँ, इत्मीनान लेकर आऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट लेकर आऊँ। मेरे पास अब बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है और इस फ्री टाइम को मैंने कैसे इंजॉय करना है। देखिए आपके पास आपको इंटरप्शंस नहीं है, घर में खामोशी है, थोड़े काम करने वाले हैं, कम डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसकी वजह से आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप ज़्यादा सुकून के साथ काम कर सकते हैं। आप अपने लिए कोई एम्बिशंस रख सकते हैं, कोई एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी देख सकते हैं, हॉबीज़ अच्छी कर सकते हैं, इंटरेस्ट आपके अपने डेवलप कर सकते हैं। आपके जो एसोसिएशन है, ये साहिबान का जो फोरम है पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में, आप इसमें बहुत हैवीली इंगेज हो सकते हैं। बल्कि अभी एक स्लाइड डिस्प्ले हुई थी, वो दोबारा डिस्प्ले कर दें प्लीज़, उसमें मल्टीपल इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं और आप अपना उन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में माशाल्लाह देखें कितने प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं और आप अपनी अपनी क्वालिटी देखें कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। हर वक्त लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको ज़रूरत होती है और वहाँ पे आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करना चाहिए आपको, आपको ना जब आप अपने लिए कोई लिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो मैं कभी अपनी ज़िंदगी में करना चाहती थी और मैंने नहीं की, और फिर आप उन एक्टिविटीज़ को एक पेपर पे लिख रहे हैं। मसलन रीडिंग का शौक़ था, एक्सरसाइज का शौक़ था, कुछ गेम्स खेलने का शौक़ था, रिलैक्स करने का शौक़ था, पेंटिंग का शौक़ था, पॉटरी का शौक़ था, कुरान की क्लासेस को रेगुलर अटेंड करने का शौक़ था, हदीस सीखने का शौक़ था, कोई और कोर्सेज इस तरह के करने का शौक़ था, रिश्तेदारों से मिलने का शौक़ था, वॉलंटियर करने का शौक़ था, लोगों को रीच आउट करना, हेल्प करने का शौक़ था। जो भी शौक़ है आप उसके मुताबिक क्या करें कि अपने लिए टू डू लिस्ट बनाएं। एक होता है टू डू लिस्ट, एक होता है वांट टू डू लिस्ट। तो एंडलेस किस्म की ऐसी लिस्ट बनाएं अपनी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। आप अपने आप को बूढ़ा ना होना, सीनियर सिटीज़न होना एक्सेप्ट ना करें। आप अपने आप को बताएं कि मैं प्रोफेशनली भी ग्रो करूँगी, मैं पर्सनली भी ग्रो करूँगी और मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करूँगी जो अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा मैं उसके साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाऊँगी। अपने इल्म को बढ़ाएं, इसी तरह अपने नेटवर्क को बढ़ाएं, बहुत से लोगों को मिलें और हेल्दी माइंडेड लोगों को मिलें। इसी तरह नए ट्रेंड्स और स्किल्स सीखें। यानी सारा दिन सिर्फ ये कह देना आय हाय ये तो फ़ोन पता नहीं क्या अजीब हैं, हमें तो समझ नहीं आते, नहीं, सीखें, जूम ऑपरेट करना सीखें, इसी तरह टिकटॉक सीखें, इंस्टा सीखें, इस पर बड़ा अच्छा मटीरियल भी होता है। आप ऑनलाइन कैसे जाएंगे, आप मुख्तलिफ जो भी नए नए ट्रेंड्स आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है उसको सीखें कि इसमें आजकल क्या कुछ हो रहा है, और फिर ये कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज करें और लोगों को भी अपने साथ जो है वो शामिल करें, फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर्स, सारे लोग जो हैं। तो क्या हो जाएगा कि आपका वो जो मकसद है ना कि अब मैंने क्या करना है ज़िंदगी में, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और वो जो मकसद होगा उसमें आप अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस दे रही होंगी। यहाँ पे कमेंट में आ रहा है, अगर आपको कोई काम करने की इजाज़त ना दी जाए, बच्चे कहें स्टॉप थिंकिंग, डोंट डू एनीथिंग,
या आप बच्चों को बहुत प्यारे तरीके से कह सकते हैं ना कि मैं अब कुछ करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। अब डिपेंड करता है कि बच्चे आपको इजाज़त क्यों नहीं देते। अगर आपकी कोई सेहत ऐसी नहीं है तो फिर अपनी हेल्थ को पहले ठीक करें। अगर उनको लगता है कि आप कहीं आपका एक्सपोजर इतना नहीं है, उस एक्सपोजर को ठीक करें। वो किसी न किसी वजह से आपको रोकते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि कोई ना कोई मसला है। और अगर आपको लगता है कि वो जनरली जैसे आप ओवर प्रोटेक्टिव थी इसी तरह से वो भी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो आप क्या करें कि उनको कहें कि नहीं मैं ये काम करना चाहती हूँ, बस पुट योर फुट डाउन और इट्स अबाउट योर लाइफ एंड यू शुड डू इट। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी आइडेंटिटी को आपने रीडिफाइन करना है। आपने बताना है कि अब मेरी आइडेंटिटी जो है वो क्या है। एक मेरी पहचान ये है कि मैं इन बच्चों की माँ हूँ। एक मेरी पहचान ये है कि मेरा ये नाम है और मैं ऐसा इंसान हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अकम्प्लिश किया है, या ये कि मैंने मज़ीद ये करना है और मैंने अपने लिए अपने बच्चों को भी अपने लिए सदका जारिया बनाना है और मैंने अपने आप को भी कोई ना किसी ऐसे काम में इंगेज करना है जहाँ सदका जारिया बने। ये कह रही है माई प्लॉट इज़ एम्प्टी विद माई होम एंड आई वॉन्ट टू मेक इट अ गार्डन। बहुत अच्छी बात है, गार्डनिंग करें, बल्कि आप और लोगों को भी इंगेज कर सकते हैं। यानी आजकल का यूथ भी गार्डनिंग का बड़ा शौकीन है, आप उनको बुला सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे करीब हो सकते हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द पूरी अपनी लोकेलिटी में पूरी यानी अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन सबको इंगेज कर सकते हैं। आप वो चीज़ें लगाएं और लोगों को दें और लोगों के साथ आप जो है काम करें। तो डिपेंड करता है कि आपको किस किस चीज़ की परमिशन है। देखें, जिस चीज़ की परमिशन नहीं है ना वो काम छोड़ दें। जिस चीज़ की परमिशन है या जो आप कर सकती हैं आप वो काम करें और उसकी तरफ ही जो है ना वो तवज्जो दें। ठीक है। सो आपकी जो आइडेंटिटी की स्ट्रगल है ना, ये एम्प्टी नेस्टिंग सिंड्रोम में, ये ठीक होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आपको अपना आप नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपकी सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। आपके जो इतने एक्सपीरियंसेस हैं, इतने ट्रेड्स हैं, स्किल्स हैं, आप उससे आगे लोगों को फ़ायदा दे रहे होंगे और लोग उस फ़ायदे से सीख भी रहे होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या था जिस पे हमने बात की थी, वो है कि आपने कंट्रोल जो है ना, वो जो कंट्रोल की आपको आदत थी शुरू से, अपने बच्चे को कंट्रोल में रखना है ना ताकि उसकी तरबियत हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए, उसको कोई मसला ना हो, वो ठीक करना है। अच्छा, अब ये काम कैसे करें क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने इस उम्र में आके जब लगे कि हमारा कंट्रोल कम हो गया, अब हमने कंट्रोल से मूव कर जाना है। सोल्यूशन क्या है इसका? हमने कनेक्शन की तरफ जाना है। देखिए ना, बचपन में ज़रूरत थी कंट्रोल की, आपको उनको रूल्स बताने थे, उनको आपने डिसिप्लिन करना था, आपने उनको कुछ कुछ जगहों पे जो जहाँ ख़तरा था उनको रिस्ट्रिक्ट करना था। लेकिन अब जब बच्चे अपने ओन पे हो गए हैं तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। एक जगह मैं पढ़ी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। वो कह रहे हैं योर सेंस ऑफ कंट्रोल इज़ हाउ मच कंट्रोल यू फील यू हैव ओवर योर लाइफ। अब आपने कहना है कि अगर मुझे इतना ही कंट्रोल का शौक है तो मैं अपने आप को कंट्रोल करूं, अपने जज्बात को कंट्रोल करूं, अपनी कोई नेगेटिविटी को करूं, अपनी एंजाइटी को करूं, जो मैंने फजूल तरीके से मैं अपने घर वालों को तंग करूं, मैं उसको कंट्रोल करूं कि मैंने ये काम नहीं करना। हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ कंट्रोल इज़ वट हेल्प्स कीप यू बैलेंस्ड। फीलिंग दैट यू हैव नो कंट्रोल कैन लीड टू एंजाइटी और डिप्रेशन। तो अपने ऊपर कंट्रोल लेकर आना है कि मुझे खाने पीने की हैबिट्स को कंट्रोल करना है, अपनी नींद को कंट्रोल करना है, अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना है। इसी तरह मेरी अगर कोई अनोइंग हैबिट्स हैं जो मेरे घर वालों को तंग करती हैं उनको मैंने ठीक करना है। और आप ये कैसे करेंगे, किस तरीके से आप बच्चों के साथ कनेक्शन को बिल्ड करेंगे और अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे। एक तो ये कि जब भी आपको लगता है कि आपके बच्चे जो है ना वो परवाज़ की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो कहीं कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं या वही बात है जॉब के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं या अब उनकी शादी हो रही है, तो उस टाइम पे ना आपने क्या करना है कि बच्चों के साथ आपने रियल इश्यूज जो है ना उनको ज़रूर डिस्कस करना है। हम क्या करते हैं, आखिरी रात को बैठ के कहते हैं अच्छा बच्चे अब तुमने ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना। शादी होती है तो अम्मा हुजूर बैठ जाती हैं, कहती हैं बेटा हमें ना भूलना, बीवी के ना होके रह जाना, और ये काम ना कर, ऐसे करना, और अपनी बहनों को याद रखना और अपने छोटे भाई को याद रखना, हम सब तुम्हारे हैं। वो टाइम गलत है कि आप उस वक्त कहें। जैसे शौहर शादी के बाद वेडिंग नाइट पे अपनी बीवी को कहता है कि तुमने जो है ना बस मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है। ये तकरीबन 99% जो है हस्बैंड जी ऐसी बात कहते हैं। इट इज़ अ थिंग विच एक्सट्रीमली पुट्स ऑफ कि ये क्या बात है ना कि यानी मैं दुल्हन इसलिए बन के आई हूँ कि मुझे आप बताएं कि जी जाओ तुम जाके किचन संभालो और कोई काम करो। तो हमने क्या करना होता है, कनेक्शन ही हमें बिल्ड करना आता ना। तो ऐसे टाइम पे नहीं, आप
टाइमलाइन पूरी बनाते हैं। जब आपको लगता है कि बच्चे की शादी के दिन करीब है, अब आप आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं हम कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, कब मिलेंगे, कब तुम लोग अपनी ज़िंदगी में तुम लोग क्या करना चाहते हो। उनको भी तो कोई फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो कोई काम अपनी ज़िंदगी में मज़े का कर सकें। और हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, उसमें डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे किसी और तरीके से करना चाहते हैं, आप उनको कोई मशवरा देते हैं, लेकिन मशवरा दे के छोड़ दें। दूसरा जो काम आप कर सकते हैं वो ये है कि जो आप उनके कंसर्न सुने, अच्छी तरह सुने। जब उनके साथ कन्वर्सेशन हो, उनको बताने दें कि हमारे ये कंसर्न्स हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को ना रेडिक्यूल करते हैं जब वो उनको कोई अपने कंसर्न्स बताते हैं। उनके कंसर्न्स आराम से सारे सुन लें, फिर आप एक सेफ्टी क्रिएट करके आप भी अपने उनको फियर्स और कंसर्न्स बताएं कि मुझे ये चीज़ जो है वो बॉदर करती है। फिर आप दोनों मिलके ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि अच्छा इसमें से कौन सी चीज़ आप करेंगे, कौन सी चीज़ हम करेंगे, कब हमें ज़रूरत है तो हम आपको बताएंगे, कब आपको ज़रूरत है तो हम मिलकर काम कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि आपस के फिर ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन है ना, वो भी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बतानी चाहिए। मैंने बहुत से वालिदैन को ओल्ड एज में देखा है कि वो अपने बच्चों से किसी भी मामले में इतने बिटर हो जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करते। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने डिसाइड करनी है। कुछ बच्चों के साथ आप डेली बात करते हैं, कुछ वालिदैन की भी नीड होती है डेली बात करने की। कुछ लोग जो होते हैं वंस अ वीक करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। वैसे एक दूसरे के साथ इस तरह इंगेज रहते हैं कि तस्वीर भेज दी, थोड़ी सी बात कर दी। तो डिपेंड करता है कि आपका आपस में जो कम्युनिकेशन है वो किस किस्म का है। और इसमें आपको पता है कम्युनिकेशन के दो ट्रैप्स होते हैं, एक हाइपर कनेक्टिंग होता है और टेकिंग थिंग्स पर्सनली। इन दो ट्रैप्स से हमने अपने आप को बचाना है। हाइपर कनेक्टिविटी क्या होता है कि यानी बच्चे जो हैं उनको हम इरिटेट करते हैं हर वक्त। अब जब हम फ़ोन पे बात हो रही है हम अपने मसले ही बताते जाएं, मुझे ये बीमारी, तो फलां तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तो तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, तो बहू ने ये कर दिया, तो दामाद ने ये कर दिया। वो बच्चों का फिर दिल नहीं चाहता बात करने को। नो हेल्दी कन्वर्सेशन जो हम नहीं करते तो फिर जाहिर है बच्चे भी जो हैं वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। या ये कि जहाँ भी जाओ मुझे बताओ, जब निकलो बताओ, जब पहुँचना है बताओ, और अब क्या कर रहे हो, और आज खाना क्या खाया है। तो ये चीज़ें जो होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। और दूसरा क्या होता है कि हम हर चीज़ को पर्सनल लेना शुरू कर देते हैं। यानी अगर हमारे बच्चे हमें कोई भी हमारे सामने बात करते हैं तो हम हर बात पे सोचते हैं ये मुझे सुना रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं कि मे बी आई डिड नॉट डू गुड पेरेंटिंग। नहीं, बच्चे कई दफ़ा जो होते हैं वो अपनी मर्जी की कोई बात बता रहे होते हैं, कोई अपनी चीज़ जो है वो डिस्कस करना चाह रहे होते हैं, उस वजह से वो हमसे करते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की बजाय लिसनर बनना होगा। बच्चों के साथ बात करें, बच्चों की बात पूरी सुने, बच्चे जो हमें चीज़ें बताएं उनको अप्रिशिएट करें। और उसके अलावा अगर हमसे कोई वो मशवरा मांगते हैं तो फिर हम उनको एक मशवरा देते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग ये काम इस तरह करके देख लो। और इसमें मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि जी अगर उन्होंने 2 दिन मुझे कांटेक्ट नहीं किया, अच्छा घूम फिर रहे हैं, और माँ बाप को तो याद ही नहीं करते। नहीं, माँ बाप को कोई नहीं बच्चा भूलता। माँ बाप जो होते हैं ना वो बच्चों के दिल के अंदर बसते हैं, जैसे माँ बाप के दिल में बच्चे जो हैं बसते हैं। लेकिन जाहिर है माँ बाप का एक्सप्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है बच्चों के मामले में, बच्चों का एक्सप्रेशन वो नहीं होता। फजूल में बच्चों को गिल्ट देते रहना कि तुम्हें अब हम याद ही नहीं हैं, अब तुम हमें मिलते ही नहीं हो, और तुम हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हो। इसी तरह एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बी देयर रॉक। यानी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी किस्म की सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी तो हमारे वालिदैन वहाँ पे मौजूद हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे। आप देखें कभी कभी बच्चों को मशवरा अच्छा चाहिए होता है, कभी कभी उनसे कोई गलती हो जाती है तो उनको शर्मिंदगी का एहसास ना दिलाया जाए, एम्बेरस ना किया जाए, बल्कि उनको हेल्प दी जाए, उनको बताया जाए। इवन कभी कभी आपका बच्चा इतने क्राइसिस में आ जाता है, उसको कोई पैसों की ज़रूरत होती है, तो आप उनको पैसे भी देंगे। नहीं, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी मैसअप होगा और मैं अगर अपने वालिदैन को अप्रोच करूँगा तो वो मुझे बहुत हेल्प करेंगे, मुझे गाइड करेंगे। हाँ, जाहिर है अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि मिसयूज़ कर रहा है किसी रिसोर्स को, उससे आपको अपने आप को बचाना होगा। तो इससे क्या हो जाता है कि फिर आपका रिलेशनशिप ग्रो करता रहता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बच्चे अलग हैं, आप अलग हैं। बच्चे जब आते हैं ना तो बड़ी खुशी खुशी आते हैं, उनको पता है कि ये पॉजिटिव पेरेंट है, ये अच्छी बात करेगा, इनसे बात करके हमें खुशी होगी, हमें मज़ा आएगा, हर चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं बनेगी। कह रही है माई अदर किड्स से दैट वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू बट दे आर अब्रॉड एंड आई एम फेसिंग स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एल्डर सन।
हाँ, आप जो करना चाहती हैं पहले तो अपने आप को इंगेज करें बहुत डीपली जो भी काम है, और फिर जिस वजह से स्ट्रेस है उसको अपने बेटे से क्लैरिटी से डिस्कस कर लें। अगर आपका बेटा कहता है कि आप परेशान ना हो, आप दुआ करें, बाकी चीज़ें मैं खुद मैनेज कर लूँगा, तो फिर ठीक है, आप उसको मैनेज करने दें। आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रखें। ही फाइट्स विद एवरीवन, माय सन शाउट्स अ लॉट। जी, फिर आप डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट से साथ डिस्कस कर लें। यहाँ पे जो है इसके पैड के फोरम पे मौजूद हैं लोग जो कि आपको इस सिलसिले में ना हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी क्या थी कि जो हमने काम करना था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है, वो ये है जो इमोशनल टोल है उसको कैसे डील किया जाए। उसके लिए आपको सपोर्ट ले लेनी चाहिए। देखें, जो पेरेंटिंग होती है ना, वो पेरेंटिंग एक इटसेल्फ एक पैकेज है इमोशंस का। फिर कभी हम खुश हैं, सेलिब्रेट करें कुछ, कभी हम दुखी हैं, और कभी कभी बहुत बड़े बड़े दुख हैं कि हम बहुत ज़्यादा ग्रीफ के साइकिल में चले गए हैं, और हम हर वक्त बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी हैंडल कर रहे होते हैं। तो हमें ना हर वक्त इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है। अब इमोशनल सपोर्ट किस किस तरह की होती है? मसलन सबसे आसान सपोर्ट होती है फैमिली और फ्रेंड्स। आप अपने घर वालों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं। फिर ये कि घर वालों को हर चीज़ समझानी भी नहीं पड़ती, लेकिन उनको आइडिया हो जाता है कि अच्छा आपकी क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या क्या सक्सेस है, और आप किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और फिर ये कि और स्पेशली लेकिन ऐसे रिश्तेदार जो कि आपके साथ पॉजिटिवली उस पर डील करें, ये नहीं कि आपकी परेशानी को बढ़ाना शुरू कर दें। आपको कोई मकसद दिखाएं, आपको सेटल करें, आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। तो इसीलिए आप देखें कि वो फैमिलीज़ जो कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग के साथ रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस से भी ना डील कर लेते हैं। और जो अपने आप को आइसोलेट करते हैं घर वालों से, कई लोगों में बड़ी शेम होती है कि हमारा मसला किसी और को ना पता चले, तो फिर उनके जो मसाइल होते हैं वो बहुत फैल जाते हैं। इसी तरह आप कोई सपोर्ट फोरम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ये साहिबान का सपोर्ट फोरम है, जहाँ पर इसी एज ग्रुप के जो चैलेंजेस हैं उनको देखा जाता है। सोशल मीडिया पे भी आपको ऐसे कभी कभी सपोर्ट के ग्रुप्स मिल जाते हैं, और ये बहुत बड़ा अच्छा एक हेल्दी रिसोर्स होता है जिसको आप इख्तियार करते हैं, और यहाँ से फिर आप क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और बहुत से काम जो है उनको सही कर लेते हैं। एक और अप्रोच होती है, इसको हम कहते हैं डू इट योर सेल्फ अप्रोच। आप कहते हैं कि मैं खुद से अपने आप को खड़ा करूंगी। इसमें आप फिर किताबें पढ़ते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को खुद प्रोसेस करते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल में जाते हैं, और आप वो काम करते हैं जो आपके लिए बड़े थेरेपेटिक हैं। जैसे आप नमाज़ों की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करते हैं, दुआएं आप बहुत ज़्यादा मांगते हैं। इसी तरह से आप कुरान की क्लासेस में जाते हैं, कुरान से सोल्यूशन लेकर आते हैं। और अगर कभी कभी आपको लगे कि आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी मुश्किल है, तो फिर आप प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। और प्रोफेशनल काउंसलर्स जो होते हैं ना, वो ये नहीं करते कि सिर्फ आपके दुख सुन लेंगे, बल्कि वो आपको ना वही पर्पस, मकसद हयात, गोल्स, जो आपके मसाइल हैं उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, आप अपने आप को इमोशनली कैसे स्टेबल करेंगे, आप अपनी गोल सेटिंग कैसे करेंगे, इन सब एरियाज़ में ना वो आपको हेल्प करते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में हेल्प करते हैं, आपको कोपिंग स्किल्स सिखाते हैं, आपकी सेल्फ इस्टीम को बेहतर बनाते हैं, और आपके जो जितने भी बिहेवियर्स हैं जो गलत बन रहे होते हैं, आपके दिमाग में चल रही होती हैं चीज़ें, उनको ठीक करना शुरू कर देते हैं। चौथे फैक्टर पे आते हैं जो हमने बात की थी, जो मैरिटल स्ट्रेस है। इसमें आपने क्या करना होता है, इसका सलूशन ये होता है कि जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जज्बात हैं उनको रिजॉल्व करें। और उनको रिजॉल्व करने के लिए आपको अगेन अपने जज्बात के ऊपर काम करना होगा, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना होगा, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आनी होगी। और जितनी पॉजिटिविटी आप लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये कि खाली फारिग बैठ के वो रिश्ते जो हैं वो नहीं निपते। आपको अपने आप को हेल्दी तरीके से मसरूफ़ करना होगा, कि ये नहीं कि आप किसी एक रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट हैं, बल्कि आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है जो आप कर रहे हैं, ताकि आप अपने आप को फिर बेहतर बना सकें। और लास्ट चीज़ क्या थी कि आपने जो पेरेंटल एंजाइटी है उसको कैसे ठीक करना है। उसके लिए जो कुछ भी आप एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ अभी कर रहे हैं ना, आपको अपने उन सारे कामों को ट्रस्ट करना होगा। कि पहले एंजाइटी होती थी जब बच्चा छोटा था, वो भी बिल्कुल ठीक था। अब मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो गया, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहा है, और कभी कभी मुझे इस चीज़ की एंजाइटी होती है कि पता नहीं क्या अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर रहा है, लेकिन मुझे उसकी इस इंडिपेंडेंस को
सेलिब्रेट करना है, और साथ मैंने क्या करना है कि अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर फोकस करना है और अपने लिए कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ लेकर आनी है ताकि वो मेरा बच्चा जो है वो भी आगे बढ़ सके। आजकल तो समर कैंप है और दुबई क्लब में समर कैंप का एजुकेशन पर्पल के जैसे लेके चल रहे हैं ये लोग ना, ये बच्चे एजुकेट हो, एजुकेशन है। जैसे हम आउटिंग जाते हैं उसको भी एजुकेशन के हिसाब से सिखा रहे हैं बच्चों को जी। बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी अपने बेटे के साथ एंजॉय कर रही हूँ, पेंटिंग कलरिंग सब हम करते हैं। और हमें लेके गए थे पुलिस एकेडमी ना, वहाँ पर भी बहुत अच्छा है। लगा उबैद को, हम लोगों को ना बस जिंदगी का मकसद होना चाहिए और आखिरी सांस तक अपने अपने बच्चों की दीनी तरबियत होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी बातें सुन के तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ना, जीने की उमंग आती है हमारे अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अपने मकसद में आपको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ये क्वेश्चन एक आ रहा है, हाउ टू डील विद सडन एंजाइटी मेकिंग यू फंक्शनलेस फॉर योर डेली चोर्स। अच्छा, ये जो सडन एंजाइटी होती है ना, ये सडन नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना होता है कि बहुत पहले से उसके फैक्टर्स को देखना होता है। अगर हम उस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें तो फिर क्या होता है कि हम उन पे काम करें। जितना आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, आपकी नींद, आपका खाना पीना, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपके मसाइल को हल करने का तरीका, आपकी पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, तो आप देखेंगे कि एंजाइटी भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। फिर ये कि सुबह शाम हिफाजत की आप दुआएं पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत कितनी करते हैं, सूरह अल बकरा जो है उसको पढ़ते हैं, तो आप जितना अपनी दुआओं पे, कुरान पे और इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे, एंजाइटी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दूर होना शुरू हो जाएगी आपसे। एक और सवाल है, बच्चे अगर दीन से दूर हों और वो इससे रिलेटेड बात ना करना चाह रहे हों तो क्या उनको इस बारे में कहना छोड़ दें? हल्का फुल्का कहते रहें, ऐसे कहते रहें कि आपका रिलेशनशिप ना ख़राब हो, और दूसरा ये कि उनके लिए दुआएं बहुत ज़्यादा करें। और अपना रिलेशनशिप बस आपने उनके साथ ठीक रखना है, क्योंकि इसी से फिर बच्चे जो है ना वो आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, और आप जब अच्छे अंदाज में उनसे बात करते हैं और अपने कंसर्न भी बताते रहते हैं तो फिर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह वापस आ जाते हैं। मैं जो कुछ आप बता रही हूँ मैं ये सब कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन उसका मामला है कि वो उठता है और वो शाउटिंग शुरू करता है बगैर बात सुने, और मैं उसे बहुत कह चुकी हूँ कि मेरी सेहत खराब हो गई है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मुझे कर दो, मुझ पर रहम करो, फिर उसे समझ नहीं आ रही। और अब सब बच्चे जो है ना वो उससे लड़ रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो और तुमने सारी जिंदगी हम सबको दबा के रखा और माँ बाप के साथ तुमने बुरा किया और कर रहे हो, तो अब हम तुम्हें मजीद टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि तुम अलग घर में चले जाओ और माँ को जैसे है वो घर को मैनेज करें, जैसे भी है वो अपना जो प्लॉट है उसमें पौधे लगाए, जो कुछ करें, तो तुम्हारा कंसर्न नहीं है, तुम अलग घर में चले जाओ और मजीद हम जो है स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो क्या आप समझती हैं कि ये सही डिसीजन है? ठीक है, आपका बेटा एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के साथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने पर फोकस करना है सबसे पहले। ठीक है, आपको अपनी सेहत को ठीक रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उस बच्चे के साथ इन्वेस्ट कर रही हैं तो फिर आप उसके लिए फ़ैसले भी नहीं सही कर पाएंगी, और कई जगहों पे आप बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं, वो भी आप नहीं कर रही होंगी। तो आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, गुस्सा, रेज और मायूसी जो है ना वो भरी हुई है। पहले आपने ना इन चीज़ों को ठीक करना है। बहन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिवली उसको लेके चलती हूँ, लेकिन अब मैंने उसे ये कहना शुरू किया है कि बस बहुत होगी, अब मेरी बर्दाश्त नहीं, अब ये बस कर दो, क्योंकि उसको हमने ये सालों बर्दाश्त किया, सबने बर्दाश्त किया और सबको उसने बेच दिया कि सबके साथ बुरा सलूक किया, सबने बर्दाश्त किया और सब हम कहते रहे कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब 46 ईयर्स की एज हो गई है उसकी और वो सबके मामला बढ़ना चाह रहा है। ये घर जो है फलां का घर है, ये इसको मैंने बेच नहीं देना, ये फलां का घर है, इसको मैंने किराए नहीं चढ़ने देना, ये जो फलां चीज है इसको मैंने ऐसे नहीं होने देना। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब उसको स्टॉप किया जाए। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप उस पर इन्वेस्ट करें ना, आप अभी सुने तो आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रही हैं। मैं आपको कह रही हूँ आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, इसीलिए इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वो हुई हुई हैं, परेशान। मैं तो हालात के साथ उनके साथ कॉप करती रही ना, मैंने कहा कि ठीक है भाई ये नहीं जा रहा तो छोड़ दो। आपकी जो फैमिली मिलकर तहम्मुल के साथ, आराम के साथ बैठ के फैसला करे, आप उसमें से जो सोल्यूशन बेस्ट निकलता है उसको अडॉप्ट कर लें। जो सिचुएशन होती है ना जिसमें इतनी अगली सिचुएशन हो जाए,
उसमें हमेशा कहीं से प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को बार 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 बयान करती रहेंगी तो आप और नेगेटिव हो जाएंगी, आपको और ज़्यादा दुख होगा। जो मसला होता है ना उसको सिर्फ 2 जुमलों में बयान करना चाहिए, और जो उसका हल होता है ना उसके लिए 4 जुमले होने चाहिए। जब तक हम ये अप्रोच नहीं रखेंगे, आपको मैं जो भी सोल्यूशन दूंगी और आप उसके जवाब में मुझे 8-10 चीज़ें बताएंगी कि वो ये भी कर रहा है, तो सोल्यूशन तो नहीं आएगा। सोल्यूशन जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है उसमें यही होता है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो आप इतने साल से कह रही हैं मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, वो आप हिट एंड ट्रायल पे कर रही थी कि चलो जी ये हो जाएगा ये हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। जब आपको नज़र आता है किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में कि एक हमारा कोई प्यारा है वो कुछ गलत बिहेवियर दे रहा है, तो जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे, पहले हम खुद पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कुछ टारगेट रखते हैं कि अच्छा 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। अगर वो मसला हल नहीं होता तो फिर हम प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। जितना कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प होती है। प्रोफेशनल हेल्प के बगैर अगर आप करेंगे तो बिगाड़ ज़्यादा आएगा। कुरान में भी यही है ना कि जब कोई झगड़ा हो तो 2 न्यूट्रल बॉडीज़ को लाया जाए। वो न्यूट्रल बॉडीज़ जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि हम उन मसलों को हल करें। और आजकल के दौर में प्रोफेशनल्स हैं जो कि वो उस न्यूट्रल बॉडी का रोल जो होता है ना वो प्ले करते हैं। तो इस तरह से इस मसले को हल करना चाहिए। एक और बात भी कहूँगी कि दुआएं बहुत ज़्यादा, रुकिया प्ले करें और दुआएं बहुत ज़्यादा मांगें। और कभी भी ये ना कहें कि मैंने दुआएं भी मांग के देख लिया कुछ नहीं हुआ। दुआ मांगने का मतलब क्या है? दुआ मांगने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है, जो आप दुखी दिल के साथ, परेशान दिल के साथ अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा और ज़रूर कोई ना कोई भलाई आएगी। और जितना आप फिर फ्रस्ट्रेट होंगी और फ्रस्ट्रेट होकर हेल्पलेसनेस में जाएंगी कि ये मसला हल नहीं हो रहा, वो मसला कभी भी हल नहीं होगा। जो मैंने स्टेप्स बताए पे गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम इससे आगे बढ़ेंगे। टारगेट बनाएं जो हमने बातें की हैं, 5 ये जो एरियाज़ हैं इन पे अपना काम करना शुरू करें और फिर मज़ीद हम इससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इजाज़त चाहती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।